बरसों पहले की बात है। एक बेहद पिछड़ा हुआ गांव, जहां एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरा गांव भयभीत हो जाता है। गांव का पुजारी उस मृत व्यक्ति के आंखें देखकर उन धार्मिक और अंधविश्वासी लोगों को बताता है कि उनकी कुल देवी रुष्ट होकर चली गई है। यदि उन्हें मनाने के लिए बलि नहीं दी गई तो एक एक कर सभी खत्म हो जाएंगे और यह गांव शमशान बन जाएगा। पुजारी देवी का ध्यान कर एक छोटी बच्ची चीनी की तरफ इशारा कर गांव वालों से कहता है, इस बच्ची की बलि देवी माँ को चढ़ानी होगी, तभी इस गांव का उद्धार हो सकेगा। चीनी की माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रात में चुपके से उसे और अपने बेटे यानी चीनी का भाई सांची को लेकर गांव से भाग रही होती है, पर गांव वाले उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। भागते वक्त चीनी के हाथ से उसका लकड़ी की गुड़िया गिर जाती है, जिसे उठाने के चक्कर में चीनी का भाई सांची पीछे छूट जाता है। इधर चीनी और उसकी माँ के पास गांव वाले पहुंच ही जाते हैं कि चीनी को उसकी माँ सामने ही जा रहे सामान से भरे ट्रक में चीनी को बिठा देती है। ट्रक वहां से निकल जाता है और चीनी की माँ को गांव वाले पकड़ लेते हैं। अगली शाम पुजारी ध्यान में देवी माँ से विनती कर एक दूसरी बच्ची को बलि देने के लिए चुनता है। बच्ची की माँ पूरे गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी बच्ची के जान की भीख मांगती है, पर कोई नहीं सुनता और बच्ची को एक पेड़ में बांधकर बलि के नाम में जिंदा जला दिया जाता है और चीनी की माँ को अपनी बेटी की जान बचाने यानी देवी से उसका निवाला छीनने की सजा उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तभी सांची अपनी बहन की गुड़िया लेकर आता है और अपनी माँ को मरा देख खूब रोता है। सभी गांव वाले बलि चढ़ाने के बाद वहां से चले जाते हैं, पर सांची अपनी मरी हुई माँ के पास रोता बैठा रहता है। धर्म, अंधविश्वास और देवी देवताओं के नाम पर उसकी माँ की हत्या, छोटी बहन का बिछड़ना और उस बच्ची को जिंदा जलता देखकर सांची के अंदर गांव वालों के विरुद्ध क्रोध की अग्नि जलती रहती है और उसी रात वो गांव की पूरी झोपड़ियों में आग लगाकर उन सबको जला देता है। ये घटना आगे चलकर कितना भयंकर मोड़ लेगी, जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरू करते हैं बृंदा। बृंदा जो एक पुलिस स्टेशन में जूनियर एसआई है और अपनी माँ और छोटी बहन चुटकी के साथ रहती है। चुटकी बड़ी बहन बृंदा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और बुरी संगतों के कारण वह दिन ब दिन इरिटेट और बुरी आदतों के आदी होती जा रही है। पर बृंदा बहुत ही सीरियस और काम से काम रखने वाली लड़की है और बड़ी बहन होने के नाते छोटी बहन से बहुत प्यार और उसका फिक्र करती है। बृंदा एक समस्या से जूझ रही है। उसे उसके बचपन की कोई अनजान कहानी के सपने सताते रहते हैं, इसलिए उसे सोने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। बृंदा के पुलिस स्टेशन में सिवाय बृंदा के कोई अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं है और स्टेशन का हेड सोलमन तो सबसे बड़ा कामचोर और गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। बृंदा अपने सीनियर सोलमन के ऐसे व्यवहार के कारण उसे इग्नोर करती है, इसलिए सोलमन हमेशा उससे चिढ़ा हुआ रहता है और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। स्टेशन का दूसरा एसआई सारथी, वह भी अपने प्रमोशन के कारण स्टेशन हेड सोलेमन की चमचागिरी करता है। एक बार एक रास्ते चलते आदमी को नाले के किनारे एक लाश दिखाई देती है। पुलिस को खबर मिलने पर मौके पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सोलेमन को बताते हैं कि लाश 8 से 10 दिन पुरानी है, पर सोलेमन को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इस केस को आत्महत्या बताकर जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता है, पर बृंदा लाश के गहरे जख्मों को देखकर समझ जाती है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर्स सोलेमन को बताते हैं कि विक्टिम 35 से 37 साल का है। लाश के सर पे लोहे की रॉड से जोर से वार किया गया है। पीछे रीढ़ की हड्डी पे 3 बार चाकू से वार किया गया है और सीने में 16 बार खंजर से मारा गया है। यह आत्महत्या नहीं
बल्कि इसकी किसी ने निर्मम हत्या की है। लाश की पहचान करने के लिए कांस्टेबल पिछले 1 महीने की गुमशुदा रिपोर्ट की छानबीन करते हैं। फाइल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पर मजबूरी में सभी को फाइल्स चेक करनी पड़ती है। बृंदा सारथी से परमिशन लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट घर ले जाती है और उसकी स्टडी करती है। अगले दिन वह सारथी को बताती है कि विक्टिम के हाथों में कोयला, ग्रेनाइट के स्ट्रेस मिले हैं। अगर हम सिर्फ किसी रेलवे एम्प्लॉय या किसी कोयले या ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता हो, उसकी मिसिंग रिपोर्ट को ही देख लें तो हम जल्दी ही विक्टिम की पहचान कर पाएंगे। आखिरकार एक औरत उसके पति तिलक के रूप में लाश की पहचान कर लेती है। वह बताती है कि 1 महीने पहले काम के सिलसिले में बाहर गए थे, उसके बाद वापस ही नहीं लौटे। इधर सोलेमन केस को यहीं क्लोज करने का आदेश देता है, पर बृंदा और सारथी केस को इन्वेस्टिगेट कर असली कातिल का पता लगाना चाहते हैं, पर सोलेमन नहीं मानता। बृंदा उस गरीब औरत और उसकी बच्ची को देख के खुद अकेले ही इस केस की छानबीन शुरू करती है। बृंदा को उस नाले के पास एक लुप्त हुए मांसाहारी पक्षी के पंख मिलते हैं और बॉडी में भी किसी पक्षी के काटने का गहरा जख्म भी होता है। ये बात वो सारथी को बताती है, लेकिन सारथी सीनियर सोलेमन के डर से उसके बात को इग्नोर करता है। इधर बृंदा फिर अपने पुराने सपनों से जूझ रही होती है, जिसमें वो देखती है कि उसके पापा चेकिंग के दौरान एक बच्ची को बेसुध हालत में ट्रक में पाते हैं और उस अनजान बच्ची को वो अपने साथ घर ले आते हैं। बृंदा अपनी इस समस्या के साथ साथ केस की छानबीन भी जारी रखती है, जिसके दौरान उसे इस केस से जुड़ी एक बड़ा क्लू मिलता है। अगले दिन वह स्टेशन पहुंचती है, पर सीनियर सोलेमन पहले ही पहुंचकर सबकी क्लास लेता रहता है। बृंदा केस से जुड़ी उस इम्पोर्टेंट लीड के बारे में सोलेमन को बताने की कोशिश करती है, पर सोलेमन उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा सबके सामने बृंदा का इंसल्ट कर देता है। थोड़ी दिन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बृंदा सारथी को बताती है कि तिलक की तरह सेम पैटर्न में 3 और केसेस मिले हैं, जिसमें विक्टिम का पहले मुंडन किया जाता है और फिर उसे दर्दनाक तरीके से मारकर उसकी लाश के मांस को उस मांसाहारी पक्षी को खिलाता है। यह कोई छोटा केस नहीं है। अगर पूरी टीम मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी तो न जाने कितने ऐसे केसेस मिलेंगे, और अगर इस सीरियल किलर को नहीं रोका गया तो वह न जाने कितनों की ऐसी हत्या करता रहेगा। इसके बाद सारथी इस सीरियस केस को लेकर सोलेमन के पास जाता है और सोलेमन यह केस SIT इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड SAP रामचंद्रन राव के पास ले जाता है, पर वो अपने प्रमोशन के लालच में बृंदा का जिक्र नहीं करता और इन्वेस्टिगेशन का सारा क्रेडिट खुद ही लेकर इस केस का इंचार्ज बन जाता है और सिर्फ नई इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ केवल सारथी को ही शामिल करता है। अगले सीन में उस किलर को दिखाया जाता है जो अपने अगले शिकार अब्दुल को मारकर उसका मुंडन करके पक्षी को उसका मांस खिलाकर रात के समय उसे पास के तालाब में बहा देता है। उसी वक्त पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आती है और उससे पूछती है कि इतनी रात को तू इधर क्या कर रहा है। किलर साइको होता है और इशारा करके उन्हें बताता है कि उसने किसी को मारकर पानी में बहा दिया है, पर पुलिस उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और इधर उधर खोजबीन करती है तो उन्हें वहां कुछ गांजे पड़े हुए मिलते हैं। वो किलर को इसी वजह से उठाकर थाने ले आते हैं, जहां उसकी तलाश की जाती है। उसके झोले को चेक किया जाता है, पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, पर उसके पास एक लकड़ी की गुड़िया जैसी डॉल होती है। पुलिस उसे छीन लेती है। उस डॉल को नहीं देने पर वो गुस्सा हो जाता है। जब पूरे कांस्टेबल उसे दबोच लेते हैं, तब वो उन सब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर उस डॉल के लिए उनसे विनती करता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उसका डॉल दे दिया जाता है। उसका दिमागी हाल थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। इधर सारथी SAP को बता देता है कि उनका सीनियर सोलेमन इस केस को आत्महत्या करार देकर बिना किसी नतीजे के बंद करने वाले थे, पर जूनियर SI बृंदा ने अकेले ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके इस केस के इंपॉर्टेंट लीड निकाले हैं। उसके बिना इस बड़े केस का हमें पता भी नहीं चल पाता। सर, उसका इस टीम में होना बहुत जरूरी है। SAP तुरंत सोलेमन को कॉल कर इस केस के बेसिक्स उससे पूछता है, पर वो नहीं बता पाता, जिसके बाद सोलेमन को निकालकर बृंदा को टीम में शामिल कर लिया जाता है। बृंदा और सारथी SIT की नई इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ छानबीन शुरू करती है। इधर बृंदा
उस पक्षी की और जानकारी लेने के लिए एक बर्ड्स एक्सपर्ट के पास जाती है। वह उसे बताता है कि यह लुप्त हो चुकी प्रजाति है जिसे कटायु कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के एक केतलिया जनजाति के लोग इस पक्षी में मां काली को देखते थे। किसी की मौत होने पर वो उसकी मांस का टुकड़ा कटायु को भोग के रूप में चढ़ाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उस जनजाति के लोग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे में उस किलर के बारे में पता कैसे लगाया जाए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव मिसिंग केसेस पर काम करना शुरू करती है, जिसमें से एक अब्दुल नामक व्यक्ति का केस बृंदा हैंडल करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक मर्डर स्पॉट नंदी गांव पहुंच जाती है, जहां मिले खून के निशान से पता चलता है कि यहां 2 दिन पहले मर्डर हुआ था। वहां उन्हें 2 दिन पुराना एटीएम स्लिप भी मिलता है और वो स्लिप आनंद की होती है, जो एक कॉलेज में बड़े प्रोफेसर होते हैं, जिसका पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होता है। और वो एक एनजीओ भी चलाते हैं और अपने लोगों के साथ एक बड़े फाउंडेशन में रहते हैं। एसीपी कहते हैं कि सिर्फ एक एटीएम स्लिप के आधार पर किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं किया जा सकता। फिर भी बृंदा के रिक्वेस्ट पर एसीपी कैजुअली पूछताछ करने की परमिशन उसे दे देते हैं। सारथी और बृंदा कबीर आनंद से मिलने जाते हैं। आनंद अपने पैरालाइज पिता कमल आनंद के साथ अपने फाउंडेशन में रहता है। वो अपने फाउंडेशन में अपने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। आनंद को एसीपी ऑफिस बुलाकर पूछताछ की जाती है, जहां उनसे उस एटीएम स्लिप के बारे में पूछा जाता है जो मर्डर स्पॉट में मिली थी। आनंद बताता है कि हाँ, उसने फाउंडेशन की प्लम्बिंग कार्य करने के लिए गांधीनगर एटीएम से 15,000 निकाले थे, पर पुलिस को एटीएम स्लिप वहां से 88 किलोमीटर दूर नंदी गांव में मिली होती है। इसके बाद आनंद कहता है कि ये स्लिप वहां कैसे पहुंची ये मुझे नहीं पता, और एक एटीएम स्लिप के आधार पर आप मुझे इस तरह यहाँ नहीं बुला सकते। मेरे पिता एक जाने माने लॉयर थे, पिछले 8 साल से वो पैरालाइज हैं। मेरा पूरा दिन उनकी सेवा और फाउंडेशन के कार्य में निकल जाता है। इसी बीच एसीपी उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। जाते जाते बृंदा उसे सारे विक्टिम की तस्वीर दिखाती है, पर आनंद उनमें से किसी को भी जानने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। पर बृंदा उस पर नजर रखती है, उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। उसे ट्रैक करने के लिए वो उसकी कार में एक डिवाइस भी लगा देती है। लगातार 3 दिनों तक फॉलो करने के बाद आनंद से पूछताछ करने के लिए वो फाउंडेशन में सीधा घुस जाती है। आखिरकार आनंद बृंदा को पूछताछ का मौका देता है। बृंदा कहती है कि मैं आपको फॉलो नहीं कर रही थी, मैं तो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आपने जो अपने आसपास दुनिया बनाई है वो कितनी सच है। 10 साल पहले आप अपनी स्टडी दिल्ली में पूरी की, फिर अपने पापा को लेके यहाँ क्यों आए? आनंद कहता है ये मेरे पापा का जन्म स्थान है, वो यहीं वापस आना चाहते थे। बृंदा कहती है कि आपके पापा ने अपने कार्यकाल में बहुत पैसे कमाए, उन्होंने कभी चैरिटी नहीं की, फिर आप ये एनजीओ क्यों चला रहे हैं? आनंद कहता है कि व्यक्ति को कभी न कभी अपने किए पे पछतावा होता है। पापा के पैरालाइज होने के बाद उनकी आंखों में मैंने गिल्ट देखा था, इसलिए मैंने इस एनजीओ की शुरुआत की। बृंदा पूछती है कि क्या आप भगवान को मानते हैं? आनंद कहता है मैं नहीं, मेरे पापा मानते हैं। इसके बाद आनंद का कॉलेज आ जाता है। उनके लेक्चर खत्म होने तक बृंदा उनका बाहर इंतजार करती है। इधर सारथी एक तालाब में अब्दुल की मिसिंग कंप्लेन होने पर उस किलर का अगला शिकार होने के अंदाजे से उसकी लाश की खोज करता है। इधर बृंदा पूछताछ के लिए आनंद के घर पर ही होती है। वहां वो उनके पैरालाइज पापा की हालत देखकर और आनंद द्वारा उनकी सेवा करते देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है कि तभी बृंदा को देखकर उनके पापा अचानक गिर पड़ते हैं। बृंदा घबरा जाती है, उन्हें तुरंत इंजेक्शन देकर फिर नॉर्मल किया जाता है। आनंद कहता है कि किसी अजनबी को देखने से उन्हें एंजाइटी होती है और वो ऐसे हो जाते हैं। इसके बाद बृंदा वहां से चली जाती है। इधर सारथी का अंदाजा सही निकलता है और मर्डर स्पॉट के पास के तालाब में आखिरकार उन्हें अब्दुल की लाश मिल ही जाती है। बृंदा भी उसी वक्त वहां पहुंची होती है कि उसी वक्त बृंदा को एक फोन आता है। वह वहां से भागते हुए सीधा आनंद के घर पहुंचती है, जहां उनके फाउंडेशन के लोगों की भीड़ लगी होती है। वहां पता चलता है कि आनंद के पिता कमल आनंद की भी बिल्कुल बाकी विक्टिम की तरह उसी पैटर्न में हत्या कर दी गई है। एसीपी आनंद के पिता के शोक सभा में जाकर उनसे सहानुभूति जताते हैं
वृंदा को भी खुद पर गिल्ट महसूस होता है कि उसने खामखा आनंद पर शक किया और वो उनसे अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगती है। आनंद के घर से लौटते वक्त वृंदा की नजर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी पर पड़ती है। उनके फुटेज के माध्यम से वो उस पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं जहां उस किलर को पकड़ा गया था और दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। थाने में एंट्री के वक्त वह किलर बार बार पूछने पर भी अपना नाम नहीं बता पाया था, इसलिए सिर्फ उसका अंगूठा लगाकर उसकी एंट्री की जाती है। उस किलर के द्वारा लगाए गए अंगूठे को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में मैच कराया जाता है, जहां उस किलर का फिंगरप्रिंट मैच कर जाता है और उसकी बेसिक डिटेल्स पुलिस को मिल जाती है। किलर का नाम ठाकुर होता है, जो कि लालापुर नामक गांव का रहने वाला है और अपने नानी के मर्डर केस में उसे अरेस्ट किया गया था। ठाकुर के बारे में जानने के लिए वृंदा और सारथी लालापुर जाते हैं, पर जब वो उसके बारे में जानने के लिए गांव के मुखिया के पास जाते हैं, वो उन्हें तुरंत गांव से वापस जाने को कहता है। वृंदा और सारथी ठाकुर के बारे में गांव के दूसरे लोगों से भी पूछते हैं, पर सभी उसे जानने से इनकार कर देते हैं। इतने दूर आने के बाद भी उस ठाकुर के बारे में कुछ न पता चलने से वृंदा और सारथी परेशान हो जाते हैं। तभी एक शख्स उन्हें टॉर्च मारकर भागता है और उन्हें एक खाली गुप्त जगह में लेकर आता है। वह मुखिया का ही एक आदमी होता है। वह वृंदा और सारथी को बताता है कि ठाकुर के बारे में तुम्हें इस गांव में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ठाकुर से सब लोग डरते हैं। तब वो आदमी उसके पास्ट के बारे में बताता है। ठाकुर के जन्म होते ही उसको जन्म देने वाली माँ मर जाती है। उसी दिन से उसकी नानी उससे नफरत करने लगती है। एक दिन उस गांव का पुजारी भी उसकी नानी को बताता है कि पिछले जन्म में इस शैतान ने 12 लोगों की हत्या की है। अब उसकी इस करने का फल पूरा गांव भोगेगा। इसके बाद से जब भी गांव में किसी को कोई तकलीफ होती थी या किसी और कारण से किसी की मृत्यु होती थी, तो उसका कारण ठाकुर को ही माना जाता था और वो उसके नाम से उसके घर में उसके नाना नानी से झगड़ा करते थे। इस वजह से उसकी नानी उस छोटे से बच्चे को खूब मारती थी और तकलीफ देती थी। सिवाय उसके नाना के सभी लोग उसे सताया करते थे। एक दिन उसके नानी ने उसे जंजीर में बांध दिया ताकि वो ना घर के अंदर आ सके और ना ही गांव में किसी दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। ठाकुर को अपनी युवा अवस्था तक धूप बरसात सभी मौसम में घर के आंगन में ही गुजारना पड़ा। उम्र हो जाने की वजह से उसके नाना की भी मृत्यु हो जाती है। एक बार गांव में महामारी फैल जाती है, जिससे गांव में एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं। कुछ लोगों को लगा कि गांव का ये दोष ठाकुर के बलि चढ़ाने से ठीक हो जाएगा। वो उसे वहां से उठाकर पुजारियों के पास उनके भगवान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं और अब उसे बचाने के लिए उसके नाना भी नहीं रहे। सर मुड़े हुए पुजारी खंजर लिए एक मांसाहारी पक्षी को लेकर उसकी बलि की तैयारी करते हैं। तभी ठाकुर जैसे तैसे हाथ और पैर की रस्सी खोल वहां से भाग जाता है और अपनी नानी से मदद मांगता है, पर उसकी नानी उस पे ही उसके नाना के मरने का इल्जाम लगाती है और गांव वालों को उससे बचने के लिए उन्हें बुलाती है। ठाकुर उसी वक्त पास पड़े लकड़ी से अपनी नानी की हत्या कर वहां से भाग जाता है। थोड़ी दिन में पुलिस उसे पकड़ लेती है। मुखिया का आदमी ठाकुर के पूरे डिटेल की कॉपी वृंदा और सारथी को देता है, जिसमें उन पुजारियों की तस्वीर का भी पेपर कटआउट होता है, जिसे वृंदा को लगता है कि क्या ठाकुर को जब भी गुस्सा आता है तो क्या ऐसे ही किसी को भी रैंडमली मारकर उसका मुंडन कर देता है, या इसके पीछे उसका कोई और मोटिव है। वृंदा अपने घर में इस बारे में सोचती रहती है कि तभी उसकी नजर एक पुराने पेपर में छपी शॉर्ट सर्किट के कारण चर्च में लगी आग से हुई लोगों की मौत की खबर पर पड़ती है। वह घबराई हुई दौड़ते भागते सारथी के घर पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वास्तव में वो ठाकुर सिर्फ एक एक को नहीं मार रहा था, वो अपना निशाना ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, मजदूर ऐसे वर्कर्स को बनाता था। उन्हें मारकर खुद ही उनकी जगह जाकर वो चर्च, मंदिर, मस्जिद और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर मास मर्डर कर रहा था। वृंदा सारथी को बताती है कि हर मर्डर के बाद उसके आसपास किसी दुर्घटना की वजह से लोगों की जान गई है। वो दुर्घटना नहीं बल्कि ठाकुर द्वारा किया गया मास मर्डर है। वो ये अकेले नहीं कर रहा है, उसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। वृंदा पेपर में छपे उन दुर्घटनाओं का जिक्र करती है, जैसे एक फर्नांडिस नाम का आदमी जो सेंट लुइस चर्च में काम करता था, उसके गायब होने के बाद
वहां फूड पॉइजनिंग की वजह से 39 लोग मारे गए। दूसरी घटना, काशी यात्रा में जा रहे 50 यात्री बोगी में आग लगने से मारे गए। ये उसी स्टेशन की दुर्घटना होती है जहां पुलिस को पहला विक्टिम तिलक मिलता है। मुहर्रम के दिन लोगों पर फ्लाईओवर का गिर जाना, नाव पलटने से, भक्तों का नदी में डूबने से मौत, इस तरह हर विक्टिम के मिसिंग होने के बाद जहां वो काम करते थे वहां ये दुर्घटना घटी। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्रॉपर प्लान किया गया मास मर्डर है। ठाकुर अब सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं, बल्कि वह एक मास मर्डरर था। वो सिर्फ एक मजहब के लोगों को नहीं, बल्कि भगवान को मानने वाले सभी मजहब के लोगों को अपना शिकार बना रहा है, और यही उसका उद्देश्य है। तभी वृंदा को ख्याल आता है कि नंदी गांव में हुए अब्दुल के मर्डर के बाद भी वहां कोई मास मर्डर हुआ होगा। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ठाकुर यात्रियों से भरी बस को चला रहा है, और एक पुल के आने के बाद वो यात्रियों से भरे बस को पुल के बैरिकेड्स तोड़ते हुए नदी में गिरा देता है। और जैसे कि वृंदा को लग ही रहा था कि एक दिमागी रूप से कमजोर किलर इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, सीन में दिखाया जाता है कि ठाकुर अपने उस साथी को कॉल करता है और बताता है कि काम हो गया। किलर द्वारा कोई क्लू या एविडेंस नहीं मिलने पर ठाकुर को पकड़ना पूरी टीम के लिए मुश्किल हो जाती है। तभी वृंदा किलर को ट्रैप करने के लिए एक जोखिम भरा कदम उठाती है। वह एसीपी के परमिशन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और पूरे न्यूज मीडिया के सामने ठाकुर को उकसाने के लिए उसकी असलियत उसे बताती है कि ठाकुर अपनी माँ को मारने वाला, अपनी नानी और यहाँ तक अपने नानी जी को भी मारने वाला एक शैतान है। वृंदा न्यूज के माध्यम से सीधे ठाकुर को कहती है कि ठाकुर, तुमने जो हत्याएं की है सिर्फ उसके बारे में ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म में जो तुमने हत्याएं की थी उसके बारे में भी मैं जानती हूँ। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए ही पैदा हुई हूँ, और इस जन्म में मैं तुम्हारे सारे बुरे कर्मों की सजा दूंगी। यह न्यूज ठाकुर देख लेता है और डर जाता है कि ये भला कौन है जो मेरे बारे में सब जानती है और मुझे मारना चाहती है। उसे लगता है कि मैंने उसे पिछले जन्म में मारा था और वो उसका बदला लेने आई है। इधर वृंदा और उसकी पूरी टीम ठाकुर के इंतजार में घात लगाए बैठी होती है, और आखिरकार ठाकुर वहां पहुंच ही जाता है। टीम के सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। ठाकुर वृंदा के घर की तरफ आगे बढ़ता है। इसी बीच गाड़ी से उतरते वक्त सारथी के पास से उसका ईयरफोन नीचे गिर जाता है। इधर ठाकुर अपना खंजर निकाल ही रहा होता है कि उस गिरे हुए ईयरफोन से उनकी टीम का इंस्ट्रक्शन उसे सुनाई देता है। ठाकुर समझ जाता है कि पुलिस ने उसे घेर लिया है और फिर वो वहां से भागता है। पूरी टीम उसका पीछा करती है, पर उसे पकड़ना पूरी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर एक जगह वृंदा और ठाकुर दोनों आमने सामने होते हैं। वृंदा अकेले ही ठाकुर से लड़ते लड़ते घायल हो जाती है। ठाकुर वृंदा से पूछता है कि आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। ठाकुर वृंदा को मारने ही वाला होता है कि सामने से सारथी ठाकुर पर गोली चला देता है। ठाकुर के बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद वृंदा और सारथी बॉडी और एविडेंस को लेने हॉस्पिटल में होते हैं। तभी वृंदा ठाकुर के मोबाइल को चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसमें एक नंबर है जिससे अब्दुल के मर्डर से पहले उसके पास कॉल आया था। ठीक उसी नंबर से आनंद के पिता के मर्डर से पहले भी ठाकुर को कॉल आया था। साथ ही वो ठाकुर के बॉडी में सत्या लिखा हुआ पाते हैं। उन्हें शक होता है कि ये नंबर इस खेल के मास्टरमाइंड सत्या का ही है। वो उस नंबर पर कॉल करते हैं, पर वो नॉट रीचेबल आता है। सारथी ठाकुर के गांव के उस व्यक्ति से भी पूछता है जिनसे उन्हें ठाकुर के डिटेल्स मिले थे। वह भी बताता है कि ठाकुर को प्यार करने वाला सिवाय उसके नाना के अलावा और कोई नहीं था। ठाकुर जब अपनी नानी के केस में अरेस्ट हुआ था उस वक्त वो नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधारा केंद्र जुवेनाइल स्पेशल बॉय हॉस्टल में रखा गया था। दोनों उस हॉस्टल में जाके पता करते हैं कि ठाकुर के साथ उसके बैच में कोई सत्या नाम का लड़का था, और फाइनली उनको सत्या की फाइल मिल ही जाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जिस बच्चे की छोटी बहन बिछड़ जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को और उसकी बहन जैसी छोटी बच्ची को गांव वाले भगवान के नाम पर बलि चढ़ा देते हैं, इस कारण वो गांव को आग लगाकर 32 लोगों की जान ले लेता है। वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सत्या होता है।
उसके हॉस्टल की बिहेवियर प्रोफाइल में पता चलता है कि सत्या अक्सर वहाँ के प्रिजनर्स और मॉडर्न्स के साथ झगड़ा करता था कि भगवान नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। एनजीओ वाले सत्या की काउंसलिंग कर रहे थे। तब सत्या ने कहा था, जब इस दुनिया में भगवान को मानने वाले नहीं रहेंगे तभी इस दुनिया का सुधार होगा। तभी वहाँ का इंचार्ज उन्हें एक पेपर देता है जिसमें कोई सत्या का गार्जियन बन के उसे उस हॉस्टल से लेके जाता है। सत्या के गार्जियन का नाम और पता देख के बृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गार्जियन में उसके नेक दिल पिता रघु रामकृष्णन का नाम होता है। बृंदा अपनी माँ के पास जाती है और अपने भगवान जैसे पिता को उस क्रिमिनल सत्या के गार्जियन बनने के पीछे का राज बताने को कहती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत में जिस बच्ची चीनी को उसकी माँ गांव वालों से बचाकर ट्रक में बिठा देती है, वो बच्ची चीनी ही बृंदा है, जिसे एक नेक दिल पुलिस ऑफिसर रघु रामकृष्णन को चेकिंग के दौरान उस ट्रक में मिलती है। वो उसे अपने घर ले आता है और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखता है। वो सोचते हैं कि जैसे ही इनके परिवार वालों का पता चलेगा हम इसे उनके हवाले कर देंगे। चूंकि बृंदा को अक्सर उसे अपने बचपन के सपने सताते रहते थे, इसलिए वो भी उनके असली परिवार के तलाश में होते हैं। तभी रघुराम को गांव में आग लगाकर 32 लोगों को मारने वाला बृंदा के भाई सत्या के बारे में पता चलता है, जो उसी जुवेनाइल बॉयज हॉस्टल में होता है जहां ठाकुर भी होता है। इस तरह ठाकुर और सत्या एक दूसरे से मिलते हैं। चूंकि दोनों ही भगवान के मानने वालों द्वारा सताए हुए होते हैं, इसलिए उनकी सोच और उनका उद्देश्य एक जैसा होता है। फर्क ये है कि ठाकुर दिमागी रूप से कमजोर होता है। उसे लगता है कि उसने पिछले जन्म में 12 लोगों की हत्या की है, जिसकी सजा उसे इस जन्म में जरूर मिलेगी। और साथ ही उन जैसे लोगों के प्रति क्रोध था जिन्होंने उसे अंधविश्वास के चलते जीवन भर सताया था। सत्या मजबूत और समझदार था। उसके अंदर समाज सेवक जैसी भावनाएं थी, पर उसके साथ हुए दुर्घटना के कारण वो भगवान को नहीं मानता था। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद करता था। ठाकुर के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। सत्या के बारे में पता चलते ही रघुराम अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है, पर दोनों ही बृंदा को अपनी ही बेटी के जैसे प्यार करते थे। वो उसके प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसका भाई सत्या एक क्रिमिनल था और उसके हवाले वो बृंदा को नहीं कर सकते थे। इसलिए बृंदा की माँ फिलहाल बृंदा को उसके भाई के बारे में बताने से उन्हें मना करती है। चूंकि सत्या बृंदा का भाई है और बॉयज हॉस्टल में उसका बिहेवियर भी अच्छा होता है, इसलिए रघुराम सत्या का गार्जियन बनके उसे उस हॉस्टल से निकालना चाहता है, पर सत्या इसके लिए राजी नहीं होता। इसके बाद ठाकुर ही सत्या को समझाता है कि मुझे यहाँ से बाहर की दुनिया को देखने का बड़ा मन है, पर मुझे यहाँ से ले जाने वाला कोई नहीं है। तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कोई फरिश्ता बन के आया है, तो दोस्त तुम इस मौके को मत जाने दो। इसके बाद सत्या ठाकुर की बात मान लेता है और उसे निशानी के तौर पर बहन चीनी की डॉल उसे दे देता है। इसके बाद वो रघुराम के साथ चला जाता है। रघुराम उसको एजुकेशन पूरा करने के लिए कॉलेज में दाखिला कराता है। हालांकि सत्या इसके लिए राजी नहीं होता, पर रघुराम की जिद और एक अनजान व्यक्ति होकर उनका एक पिता के जैसा प्यार देखकर वह कॉलेज में दाखिल हो जाता है। वहाँ वो खूब ईमानदारी से पढ़ाई करता है। धर्म जात पात के नाम पर लोगों के साथ अन्याय होने पर वह एक सोशल वर्कर की तरह लोगों की मदद करता है। कुछ 3 साल बाद रघुराम सत्या को अपने घर लाने का और हमेशा के लिए अपना बेटा बना के रखने का फैसला करता है। रघुराम सत्या के साथ कार में होते हैं, पर रघु पहले एक लड़की की मदद करने जा रहा होता है, जिसे उसी के मजहब का एक लड़का उससे प्यार का झूठा नाटक कर उसे गर्भवती करके भाग जाता है। अब एक बिन ब्याही माँ का पता यदि उनके मजहब वालों को लगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए बिन ब्याही माँ बन जाना हराम है। सत्या उस लड़की को बचाने के लिए पहुंचता ही है कि उस लड़की को उसके मजहब वाले घेर लेते हैं। उसकी माँ उन सब से माफी मांगती है, पर वो नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारा खुदा हमसे नाराज है। सत्या उस लड़की को बचाने के लिए उनके बीच चला जाता है और उनके खिलाफ तलवार उठा लेता है, पर रघुराम भी उनके बीच आ जाते हैं और सत्या को तलवार फेंकने को कहते हैं। उनके कहने पर सत्या हथियार डाल देता है, जिसके बाद रघुराम उन सभी से विनती करता है कि हम यहाँ झगड़ा नहीं
बल्कि सिर्फ इस लड़की को बचाने आए हैं। मजहब के नाम पर हम इंसानों की जान लेने वाले कौन होते हैं? ऐसा करने के लिए खुदा कभी नहीं कह सकता इस लड़की को जाने दो। कि तभी मुखिया के इशारे पर उनका एक आदमी रघुराम की तलवार से हत्या कर देते हैं और सत्या को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। उस लड़की को भी वो जिंदा नहीं छोड़ते। अगले दिन वृंदा और उसकी माँ को खबर मिलती है कि एक लड़की की जान बचाने के कारण रघुराम जी की हत्या कर दी गई। इधर सत्या को हॉस्पिटल में होश आता है और अपने पिता समान रघुराम जी की मृत्यु की खबर सुन के खूब रोता है। इसके बाद सत्या के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इस दुनिया में सभी भगवान को मानने वालों को खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए वो अपने ही जैसे धर्म, जाति, भगवान के नाम पर सताए हुए लोगों को इकट्ठा कर अपना एक संघ बनाता है और उनके साथ मिलकर अपने इस मकसद को पूरा करता है। कुछ दिनों बाद वो ठाकुर को जुबिलाइन से लेकर अपने साथ रख लेता है, जिसके बाद सत्या के सपोर्ट से ठाकुर भी अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने वो लोगों का मुंडन कर उसे मार देता था और उनके मांस के टुकड़े को उसी पक्षी को खिलाता था। इस प्रकार वृंदा अपने भाई, पिता समान रघुराम जी की मृत्यु और अपने अतीत के बारे में जानकर सहम जाती है, पर वो फैसला लेती है कि माना कि मेरे भाई और मेरे पापा के साथ गलत हुआ, पर उसने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है और उसके मकसद में हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। इधर इन्वेस्टिगेशन टीम की पूरी कोशिश करने के बावजूद वो सत्या का पहचान नहीं कर पाते। वृंदा इस बात से हताश हो जाती है और टेबल पर रखे फाइल को फेंक देती है, जिसके बाद उसकी नजर एक किडनी ट्रांसप्लांट सर्टिफिकेट पर पड़ती है, जिसमें कबीर आनंद नाम के व्यक्ति ने कमल आनंद को किडनी डोनेट किया होता है। पर कुछ दिन पहले एक किडनी डोनर विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के बाद पता चलता है कि उसका नाम कबीर आनंद था। वृंदा तुरंत भागते हुए उस आनंद के फाउंडेशन पर जाती है, पर तब तक वो अपने पूरे साथी के साथ वहां से अपने अगले मकसद को अंजाम देने के लिए चले जाते हैं। और तब वृंदा सारथी को बताती है कि आनंद ही सत्या है और वो असली आनंद को मारकर उसकी आइडेंटिटी का उपयोग कर सबको धोखा दे रहा है और फाउंडेशन में जो लोग थे वो उनके ही लोग थे। इसलिए जब ठाकुर ने उसके पिता को मारा तो सब ने झूठ बोला। उसके पैरालाइज पिता भी उसके असली पिता नहीं होते, वह तो भगवान को मानने वाला उनका एक शिकार होता है, जिसका उपयोग सत्या अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए करता है। और वो एटीएम स्लिप जो सत्या तक पहुंचने की पहली कड़ी होती है, एक्चुअली सत्या ठाकुर को उसकी जरूरत के लिए उसे अपना कार्ड दिया होता है। ठाकुर उस कार्ड से पैसे निकालने के बाद स्लिप भूल से वहीं कहीं फेंक देता है। अब पूरी टीम का केवल एक ही लक्ष्य था, उन्हें पकड़ना और उनके मकसद में उन्हें कामयाब होने से उन्हें रोकना। वृंदा को याद आता है कि पिछली बार जब वो सत्या को फॉलो कर रही थी तब उसने उसे ट्रैक करने के लिए उसकी कार में एक डिवाइस लगाया होता है, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि वो इस वक्त गंगावरम गए हुए हैं, जहां हजारों की संख्या में भक्तजन ग्रहण के समय माता के ज्योति स्वरूप का दर्शन करने के लिए मंदिर में स्थित तालाब में उतरते हैं। वृंदा और उसकी टीम उस कार्यक्रम स्थल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि तालाब के पानी में कोई जहरीली पदार्थ पाइप के जरिए मिलाई जा रही है, ताकि भक्त जैसे ही तालाब में पूजा करने उतरेंगे वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। वहां मौजूद पूरी टीम भक्तों को उस तालाब में उतरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इधर वृंदा उस जहरीली पदार्थ से भरी टंकी को ढूंढते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जहां उसे उसका भाई सांची उर्फ सत्या मिलता है, जो उस टंकी के जहर को तालाब में मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। वृंदा अपने भाई को बताती है कि वही उसकी बहन चीनी है और वो उसका भाई सांची है। इस नाम से केवल चीनी ही उसे पुकारती थी, पर वो मानने से इनकार कर देता है। तब चीनी यानी वृंदा बताती है कि जिस पिता समान आदमी ने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया, वही नेक दिल इंसान रघुराम जी तुम्हें भी काबिल बनाकर मुझसे मिलाना चाह रहा था। तब सत्या को एहसास होता है कि क्यों रघुराम उसकी इतनी फिक्र करते थे, एक अजनबी होकर भी क्यों पिता के समान प्यार करते थे। तब अपनी बहन चीनी को जिंदा देखकर सत्या के आंखों में आंसू आ जाता है।
वृंदा अपने भाई सत्या को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अब तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, अब तुम ये सिलसिला यहीं खत्म कर दो। पर सत्या कहता है, ये भगवान और मजहब के नाम पर लोगों को सताने वाले कभी नहीं सुधरेंगे। तुम्हारे जैसे ही हमारे पिता समान रघुराम जी ने भी मुझे समझाया था, पर इन लोगों ने उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। चीनी, ये कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें इस दुनिया से पूरी तरह खत्म करना होगा, तभी एक नए साफ सुथरा समाज का जन्म होगा और मेरे जीते जी ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वृंदा के बार बार समझाने पर भी सत्या नहीं मानता। तब मजबूरन सत्या को रोकने के लिए वृंदा को अपने भाई सत्या पर गोली चलानी पड़ती है और उस जहरीले पदार्थ से भरी टंकी को गिराकर हजारों भक्तों की जान वो बचा लेती है। पर इतने बरसों के बाद मिले अपने ही भाई को मारने का गम वृंदा की आंखों से छलक उठता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान के हम सभी संतान हैं। उनके नाम पर किसी की जान लेना या किसी के जीवन को इस तरह उजाड़ देना कि उनका भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाए, इसका हक हम में से किसी को नहीं है। रीति रिवाज के नाम पर किसी के साथ हिंसा करना पाप है। कोई भी धर्म या कोई भी मजहब हमें किसी की जान लेना नहीं सिखाता। ये हमारी मानसिक मूर्खता है। इस पर विचार करना आवश्यक है। इस बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।